बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉर्मल वेक्टर्स का। ठीक है कि नॉर्मल वेक्टर क्या होते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है नॉर्मल वेक्टर की, इन जनरल इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब हम किसी टेंजेंट वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें एक नॉर्मल वेक्टर मिलता है। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक कर्व अगर मैं ड्रा करूँ, ठीक है, ये टेंजेंट है उस कर्व का। अगर मैं इस पॉइंट पर, ठीक है, तो अगर मैं उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करती हूँ, अगर ये मेरे पास टेंजेंट वेक्टर है, ये मैंने उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, तो इस परपेंडिकुलर को मैं इस टेंजेंट ये टेंजेंट वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो फिर मैं इस वेक्टर को क्या बोलूँगी कि ये नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो जैसे हम दो लाइनें कह देते हैं कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो किसी टेंजेंट लाइन के ऊपर, कोई भी वेक्टर किसी टेंजेंट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो तब उस वेक्टर को नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। अदरवाइज़ वो किसी भी वेक्टर के ऊपर कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर हो तो वो वेक्टर नॉर्मल नहीं होता। ठीक है, एक ख़ास किस्म के वेक्टर के ऊपर वो परपेंडिकुलर होगा तो वो नॉर्मल वेक्टर कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ले लेती हूँ, इस लाइन के ऊपर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है। अब ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये सिर्फ इसका एक परपेंडिकुलर ही है इस लाइन का। ठीक है, अब ये वाला वेक्टर अब इस वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर नहीं है। नॉर्मल वेक्टर कब होगा? जब ये किसी टेंजेंट वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर चूंकि हम अपने लास्ट लेक्चर में टेंजेंट के बारे में पढ़ चुके हैं कि कर्वेचर आता ही टेंजेंट की वजह से है। जितना आपका टेंजेंट टर्न होगा आपकी कर्व उतनी बेंड करेगी और फिर वहाँ से आपको कर्वेचर मिल जाएगा। ठीक है, अब जब जहाँ टेंजेंट की बात की है वहाँ फिर हम नॉर्मल की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिगर अगर नज़र आ रही है तो यहाँ पर उसने एक टेंजेंट वेक्टर बनाया हुआ है। ठीक है, ये मैंने टेंजेंट्स वेक्टर जो है वो कुछ ड्रा किए हुए हैं किसी डायरेक्शन में ना। तो अब देखिए उन वेक्टर्स के ऊपर उस पॉइंट पर एक मैंने वेक्टर परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ठीक है, अब ये वेक्टर इसका नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, लेकिन ये वेक्टर है कौन सा? ये वेक्टर आपका वही वाला वेक्टर है डी टी ओवर डी एस वाला वेक्टर। मैंने आपको बताया था कि जो कर्वेचर होता है वो इसकी मैग्नीट्यूड होती है। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड को ख़त्म कर दूं तो ये अभी सिर्फ एक वेक्टर है। ठीक है, और यही वेक्टर आपका नॉर्मल वेक्टर है क्योंकि ये जो है ये कर्वेचर की डायरेक्शन में है। ये जो वेक्टर है ये उस कर्वेचर की डायरेक्शन में है क्योंकि जैसे जैसे इसने टर्न करना है, कोई भी कर्व अगर आप ये वाली कर्व ले रहे हो तो आप इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा कर रहे हो तो ये इस तरह आ रहा है ना, तो ये कर्व मुड़ रही है इस तरफ। जिस तरफ को मुड़ रही है ना वो आपका कर्वेचर है, वो आपका कर्वेचर वाला वेक्टर है ना। तो कर्वेचर वाले वेक्टर को आप क्या कहोगे? डी टी बाय डी एस से डिनोट करोगे, तो ये आपका नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो नॉर्मल वेक्टर है। और अगर आपने यहाँ से प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात करनी है तो चूंकि अब यूनिट वेक्टर का वर्ड साथ आ गया, इसका मतलब आप उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि अगर मुझे नॉर्मल वेक्टर चाहिए तो मैं क्या करूँगी? डी टी ओवर डी एस तो एक वेक्टर है, इसको मैं किसके साथ डिवाइड करूँगी? डी टी बाई डी एस की मैग्नीट्यूड के साथ। तो अगर आपको याद हो अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में एक चीज़ पढ़ी थी कि जो डी टी ओवर डी एस की मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होती है? कैपा के। तो यहाँ से हम क्या चीज़ लिख सकते हैं? यहाँ से हम नॉर्मल वेक्टर को इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर कैपा डी टी ओवर डी एस। ठीक है, ये अब वेक्टर, अब मैं इसके साथ मैग्नीट्यूड नहीं मल्टीप्लाई करी, ये अब एक वेक्टर है और उसको उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है, तो ये प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर की डेफिनेशन है। ठीक है, जिस तरह यूनिट टेंजेंट वेक्टर के लिए हमने टी का वर्ड यूज़ किया था, इसी तरह यूनिट प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल के लिए हम एन के नोटेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये मैं इसकी डेफिनेशन रीड कर देती हूँ। एट अ पॉइंट वेयर कैपा डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि आप जो है वो नॉर्मल वेक्टर उसी पॉइंट पर निकालते हो ना जहाँ पर कर्वेचर ज़ीरो ना हो। ठीक है, अगर तो कर्वेचर ज़ीरो है फिर वहाँ पर आपको जो है वो नॉर्मल वेक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो कैपा डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जहाँ पर उस पॉइंट पर द प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल वेक्टर फॉर अ स्मूथ कर्व वो किसके बराबर होगा? वो इसके n इज इक्वल टू 1 ओवर के डी टी ओवर डी एस। ठीक है, नेक्स्ट इसका ये फॉर्मूला है एक। ठीक है, एस वाली शक्ल का। इन द सिमिलर वे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका पोजीशन वेक्टर जो है वो इन पैरामीटर टी में हो, इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर टी हो, तो फिर आप
क्या कर सकते हैं, फिर आप उसको टी वाली शक्ल में चेंज कर सकते हैं। और उसको चेंज करने के लिए वही चीज़ मैंने अप्लाई की जो मैंने लास्ट वाले आपके लेक्चर में किया था, जब हमने कर्वेचर वाले फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ टी में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पर भी मैंने चेन रूल लगाया, ऊपर भी, ठीक है, ये मैंने ऊपर भी चेन रूल लगाया, नीचे भी लगाया। जब इसको सिंप्लीफाई किया है तो यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला बना है ये वाला, ठीक है, डी कैपिटल टी ओवर डी टी डिवाइडेड बाय डी कैपिटल टी ओवर डी टी की मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर आपके पास जो है वो पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ टी है, इन सम टर्म पैरामीटर ऑफ टी है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके उसका प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ से क्या करना है, ये इन द सिमिलर वे जो टी है आपने वैसे निकालना है, टी का फॉर्मूला वही है v ओवर v मैग्नीट्यूड। तो ये नहीं आपने भूलना, जब भी आपको कैपा निकालने की ज़रूरत पड़ेगी उसमें भी कैपिटल टी इन्वॉल्व होगा। आप नॉर्मल प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल निकालेंगे उसमें भी टी कैपिटल टी यूज़ होगा। तो दोनों के लिए आपने जो फॉर्मूला है वो v वेक्टर ओवर v की मैग्नीट्यूड यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है पहले, फिर बाद में अपना बाकी काम उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी सर्कल ऑफ कर्वेचर फॉर द प्लेन कर्व्स। सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जहाँ पर हमने सिंपल कर्वेचर की बात की है, अब तक हमने सिर्फ कर्वेचर पढ़ा था और उसका नॉर्मल वेक्टर पढ़ा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर मैं आपको लास्ट जो हमारा ये मैंने थोड़ा सा बनाया है डायग्राम, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या होता है और जो बाकी डेफिनेशन है वो भी। अब देखिए मैंने यहाँ पर ली थी एक कर्व, ये वाली, ठीक है। इस कर्व के मैंने 2 पॉइंट लिए बहुत करीब करीब वाले, ठीक है, और उन दोनों करीब वाले पॉइंट्स को मैंने इस तरह ज्वाइन किया और मिला के मैंने इस पॉइंट के साथ मिला दिया और मेरे पास जो बना वो एक सर्कल बना। यानी कि एक कर्व को यूज़ करते हुए कर्व पे मैंने 2 पॉइंट लिए और मैंने उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, एक से लेके दूसरे तक मैंने उसको ज्वाइन कर दिया और वो दोनों बहुत करीबी पॉइंट्स लिए थे मैंने, ठीक है। तो जब मैंने देखा तो पीछे मेरे पास ना एक सर्कल सा बन गया। इस सर्कल को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखें कि ये एक सर्कल तो बन गया। अब सर्कल की 2 चीज़ें होती हैं, एक सर्कल का सेंटर होता है और एक सर्कल का रेडियस होता है। अब ऑफ कोर्स एक सर्कल बन गया है तो उसमें सेंटर भी कहीं ना कहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल वो ये सेंटर है, ठीक है। ये जो सेंटर है जो कि इस किसका है, अब ये सर्कल नहीं है आपके पास, अब ये क्या है, अब ये आपके पास सर्कल ऑफ कर्वेचर है। ये जो सेंटर है ये सर्कल ऑफ कर्वेचर का सेंटर है आपके पास, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं एक लाइन लगाऊँ तो ये मेरे पास एक रेडियस है। ये रेडियस बाहर तो एक सर्कल का है, लेकिन अब ये सर्कल चूँकि इसका नाम बदल गया, अब ये सर्कल ऑफ कर्वेचर है, तो ये रेडियस किसका होगा, ये सर्कल ऑफ कर्वेचर का रेडियस होगा। तो यहाँ पर यही मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये जो ओ पॉइंट है मेरे पास सेंटर, अब ये जो होगा, ठीक है, ये जो सर्कल होगा ये सर्कल ऑफ कर्वेचर है। तो जो अगर मैं आपको कहूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो फिर आपने क्या कहना है कि जो सेंटर सर्कल ऑफ कर्वेचर का है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और जो रेडियस सर्कल ऑफ कर्वेचर का है उस रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस आपने देख लेनी है कि जो आपका सर्कल ऑफ कर्वेचर है उसका जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस सर्कल का जो रेडियस होगा उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए, एक बात तो ये होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने समझनी है कि जितना किसी भी कर्व का कर्वेचर ज़्यादा होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना कम होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आपका कर्वेचर किसी कर्व का कर्वेचर ज़्यादा कम होगा, जैसे अब ये कर्व है इसका कर्वेचर क्या है, कम है, तो इससे बनने वाला जो सर्कल है वो बड़ा बनेगा, ठीक है। बड़ा बनेगा तो उसका ऑफ कोर्स रेडियस इतना होगा तो रेडियस भी बड़ा है, और इसका जो रेडियस होता है सर्कल ऑफ कर्वेचर का जो रेडियस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो अगर किसी कर्व का कर्वेचर कम है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर जैसे हम एक और मैंने यहाँ पर एक ये डायग्राम बनाई है कि ये बनाई, ये जो कर्व थी इसका कर्वेचर थोड़ा
ज़्यादा है पीछे वाली कर्व से। तो अगर मैं यहाँ के किसी 2 पॉइंट को लेके सर्कल बनाती हूँ तो वो ये सर्कल बनता है, ठीक है। अब ये सर्कल छोटा बनेगा, सर्कल छोटा बनेगा तो इसका रेडियस भी छोटा बनेगा। तो जब इसका रेडियस छोटा बना है तो बल्कि जबकि कर्वेचर जो था वो कर्व का ज़्यादा था। तो यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है कि जितना कर्वेचर आप ज़्यादा लेंगे कर्व का, यानी कि आपकी कर्व का जितना कर्वेचर ज़्यादा होगा उसका जो सर्कल रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो उतना कम होगा। इस तरह अगर आप ये वाली जो सबसे लास्ट वाली देख लें, इसका कर्वेचर सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुड़ी हुई है। तो जब मैं इसके किसी एक पॉइंट से लेके सर्कल बनाऊंगी तो उसका रेडियस जो है वो छोटा होगा। कितना छोटा होगा? क्योंकि वो सर्कल ही बहुत छोटा है बनेगा, तो जितना छोटा सर्कल बनेगा उसका रेडियस भी उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है इसका मतलब जो कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, और अगर कर्वेचर कम है इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं, और जो कर्वेचर होता है वो तो ऑब्वियसली आपको पता है के से डिनोट करते हैं। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसलिए हम इसको 1/कैपा इज इक्वल टू 1/रो लिख सकते हैं, या फिर रो इज इक्वल टू 1/कैपा लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये थी इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने आपको यहाँ पर बतानी थी कि सर्कल ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, इसकी समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। कि जो रेडियस सर्कल ऑफ कर्वेचर होता है एट अ पॉइंट पी ऑन द प्लेन वेयर कैपा डज नॉट इक्वल टू 0 इज़ द सर्कल इन द प्लेन। कि बेसिकली जो सर्कल ऑफ कर्वेचर होता है वो एक सर्कल ही होता है, ठीक है। और वो सर्कल ऐसा होता है कि उसका और जो कर्व होती है उसका कर्वेचर सेम होता है उस पॉइंट पर, और वो जो सर्कल होता है वो अंदर की तरफ होता है। अगर आप नोटिस करें तो आपने जितने भी सर्कल किसी भी कर्व के अलोंग जो एक सर्कल बनता है ऐसे, वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। आगे है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पी इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ कर्वेचर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय रो। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द कर्वेचर आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर हम उसको रो से डिनोट करें रेडियस ऑफ कर्वेचर को तो उसका फॉर्मूला 1/कैपा जो मैं आपको आगे बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एक एग्ज़ाम्पल थी, ठीक है। ये एक एग्ज़ाम्पल है इसकी कि आर ऑफ टी आपको टी आई प्लस टी स्क्वेयर जे दिया हुआ है, आपने यहाँ से कर्वेचर निकालना है तो आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कहा जाए कि रो भी निकालनी है तो आपने वही सेम स्टेप्स करने हैं, बस यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन किसी और टाइप की थी तो आपको ये मैंने क्वेश्चन करके दिया हुआ है। इसमें कुछ ना समझ आए करते वक्त तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक काम किया था कि मैंने कर्वेचर जो था वो किसी एक पॉइंट पर निकाला, यहाँ तक तो कर्वेचर निकल आया। अब अगर मैं जिस पॉइंट पर निकाल रही हूँ मैंने वो लास्ट पे पॉइंट भी पुट कर दिया। अगर मैं 0 पर कर्वेचर निकाल रही हूँ तो मैंने वो पॉइंट भी उसमें पुट कर दिया। इसका मतलब आप कर्वेचर जो है वो किसी पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं, तो जब आप कर्वेचर निकाल चुके हों तो आप लास्ट पे वो पॉइंट भी पुट कर सकते हैं और फिर आपके पास कोई एक नंबर आएगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर कोई एक नंबर आया कि इसका कर्वेचर कितना निकला है, 2 निकला है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमने पीछे बातें की हैं, हमने कर्वेचर ऑफ अ प्लेन, ठीक है, हमने नॉर्मल वेक्टर की बात की है, फिर हमने सर्कल ऑफ कर्वेचर की बात की है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की है, और इसके अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात की है। ये हमने प्लेन में बात की है। यही बात हम स्पेस में भी कर सकते हैं, ठीक है। वही फॉर्मूला यूज़ होगा, बस स्पेस में क्या आ जाएगा, एक तीसरी टर्म इन्वॉल्व हो जाएगी। वहाँ पर आपके पास आई जे वाली बस टर्म्स थी, यहाँ पर 3 टर्म्स हो जाएंगी, यानी कि एक आई वाली हो जाएगी, एक जे वाली हो जाएगी और एक के वाली टर्म्स हो जाएगी। और कुछ नहीं करना, फार्मूलाज स्पेस के लिए कर्वेचर के भी, नॉर्मल कर्वेचर के भी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के भी सबके सेम हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है द कर्वेचर इन अ स्पेस कर्व देन इज़ देन वी डिफाइन टू बी, ये मैंने कर्वेचर के डिफाइन कर दिया, ठीक है। द वेक्टर डी टी ओवर डी एस इज़ नॉर्मल ऑर्थोगोनल टू टी, वी डिफाइन द प्रिंसिपल यूनिट वेक्टर, वही फॉर्मूला है, ठीक है। डी एस में भी मैंने डिफाइन कर दिया है, डी टी में भी वही फॉर्मूला आपने लगाना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन, जैसे अब यहाँ हेलिक्स जो होता है वो स्पेस में होता है ना, सर्कल प्लेन में होता है। तो पहला जो सवाल था वो मैंने सर्कल के लिए किया है, ये सवाल आपने खुद करना है हेलिक्स के लिए, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, ये आपकी एग्जांपल भी है, कुछ ना समझ आए तो पूछ सकते हैं आप लोग।
उसके बाद आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस प्लेन के लिए होंगे, कुछ स्पेस के लिए होंगे, ठीक है। तो आपने उन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना है, ठीक है। 1 से 4 तक और 9 से 16 तक आपने क्वेश्चन करने हैं इस एक्सरसाइज के। उसके अलावा कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं।